सितंबर 2014 के अंत में हम तुर्की के डोबाइस पहुंचे। न्यूजीलैंड के जॉन लार्सन ने उस स्थल पर रेसिस्टिविटी स्कैनिंग करने की अनुमति प्राप्त की थी, जिसे हम नोआ की नाव मानते हैं। रेसिस्टिविटी इमेजिंग जटिल है और अधिक शक्तिशाली कंप्यूटरों और रेसिस्टिविटी सिस्टम्स के आगमन के साथ इसमें काफी सुधार हुआ है। मूल रूप से भूमिगत वस्तुओं की विद्युत प्रतिरोधकता के आधार पर भूमिगत संरचनाओं का मानचित्रण करने के लिए एक विद्युत आवेश का उपयोग किया जाता है। भाग 1 में आप देख सकते हैं कि स्कैनिंग कैसे की जा रही है। पूरे स्थल की तस्वीर प्राप्त करने के लिए 13 स्कैन किए गए। स्कैन पूरे करने में कई दिन लग गए। एक दिन जब हम साइट पर काम नहीं कर सके, जॉन पूरे दिन अपने कमरे में रहे। बाद में वे बाहर आए और हमसे ऊपर वाले डाइनिंग एरिया में मिलने को कहा। उन्होंने नाव के आकार वाली साइट के भीतर की पहली 2 आयामी छवियां प्राप्त कर ली थीं। स्क्रीन पर हमने साइट की सतह के नीचे देखा। निचला सिरा एक विशाल, सुव्यवस्थित जहाज के आकार का था। इसमें वह खाली स्थान भी दिखा जहां जहाज का एक हिस्सा गायब था, ठीक वैसे ही जैसे रॉन वायट ने 80 के दशक में दस्तावेज किया था। कुछ साल बाद जॉन के पास ऐसी सॉफ्टवेयर आया जिससे वे छवियों को 3D में प्रस्तुत कर सके, और जो 3D छवियां दिखीं वे एक ऐसे जहाज के अनुरूप थीं जिसे काफ़ी नुकसान पहुंचा था। आखिरकार, अगर यह सच में नूह की नाव है, जैसा कि हम सभी मानते हैं, तो यह पृथ्वी की सबसे पुरानी मानव निर्मित वस्तु है और एक विशाल चट्टान के उभार पर फंसी हुई है। स्कैन से यह स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि यह कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं है और यह एक विशाल जहाज के मलबे जैसा दिखता है। जब स्कैन देखे जाते हैं तो हर अलग रंग जमीन के नीचे मौजूद अलग अलग विद्युत प्रतिरोध वाले पदार्थ को दर्शाता है। सॉफ्टवेयर जॉन को यह सुविधा देता है कि वह कुछ विशेष प्रतिरोधों को छांट सके ताकि समान पदार्थों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, जैसे कि कीचड़ को घने पदार्थों से अलग करना। जमीन के ऊपर का हिस्सा, अगर यूं कहें तो, केवल हिमखंड की नोक है। यह स्कैन आर्क की पूरी लंबाई दिखाता है, दाईं ओर से, जो विजिटर सेंटर के सबसे नज़दीक है। रेखा जमीन के स्तर को दिखाती है और सतह के नीचे बचे हुए अवशेषों की सीमा को दर्शाती है। यह चट्टानी उभार इस फोटो में दिखाई दे रहा है। यही वह जगह है जिस पर जहाज टकराया और इसी ने उसे अपनी जगह पर रोके रखा जब वह पहाड़ की ढलान पर लावा के बहाव में फिसलता गया। टक्कर के प्रभाव 1985 में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दिए थे, जब रॉन और उनके सहयोगियों ने मेटल डिटेक्टर से स्कैन किए और रीडिंग्स के पैटर्न को टेप्स के साथ जोड़ा। जॉन सबसे पहले यह देखना चाहते थे कि चट्टान जहाज में कितनी गहराई तक घुसी हुई है। साधारण निरीक्षण से ऐसा लगता है कि यह जहाज के बीच तक, यानी केंद्र रेखा तक फैली हुई है। लेकिन स्कैन से पता चला कि चट्टानी उभार खुद जहाज की केंद्र रेखा से केवल 8 मीटर की दूरी तक भीतर घुसा हुआ है। इस चट्टान का एक ऊपरी हिस्सा टूटकर जहाज की ऊपरी सतह पर गिर गया था, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कुल चट्टान का आकार वास्तव में कहीं बड़ा है और यह जहाज में जितना गुस्सा है उससे कहीं अधिक अंदर तक कट गई है। स्कैन से पता चलता है कि जहाज का ढांचा वहां अचानक कट जाता है जहां चट्टान उससे टकराती है, और यह उस नुकसान के अनुरूप है जिसकी अपेक्षा की जाती है अगर लकड़ी के ढांचे वाला जहाज किसी चट्टान से टकराए और उसमें फंस जाए। इस क्षति ने दाहिनी ओर को विकृत कर दिया है और जहाज के ढांचे को बाहर की ओर उभार दिया है, जैसा कि आज देखा जा सकता है। इससे इस जहाज का वर्तमान आकार वास्तव में जितना चौड़ा है उससे अधिक चौड़ा प्रतीत होता है। स्कैन से पता चलता है कि दाहिनी ओर के ढांचे का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से टूटकर जहाज के मुख्य हिस्से से अलग हो गया है और बाहर की ओर झुक गया है।
ढांचे का जो हिस्सा सही सलामत है, जिसमें बाईं ओर और जहाज का केंद्र शामिल है, वह दाहिनी ओर के अलग हुए हिस्से की तुलना में काफी अधिक प्रतिरोधी दिखाई देता है। यह अपेक्षित है क्योंकि एक लकड़ी के जहाज में दाहिनी ओर को जो क्षति पहुंची है, उससे लगभग निश्चित रूप से उस क्षेत्र में ढांचे में दरार आ जाती, जिससे वह पानी के लिए अधिक पारगम्य हो जाता और उसकी चालकता बढ़ जाती। यहाँ दाहिनी ओर के ढांचे के आकार को पुनः स्थापित करके उसकी मूल स्थिति में दिखाया गया है, जहाँ वह फिर से मुख्य ढांचे से जुड़ जाता है और बाईं ओर के सम्मित हो जाता है। ढांचे के आकार और उसके चारों ओर की सामग्री के बीच सीमा पर प्रतिरोधता समोच्च रेखाओं का एक साथ सघन होना यह दर्शाता है कि इस सीमा पर सामग्री के गुणों में अचानक परिवर्तन होता है। ढांचे के आकार के भीतर की सामग्री की विद्युत प्रतिरोधता ढांचे की बाहरी रूपरेखा के बाहर की सामग्री से भिन्न है, और ये दोनों क्षेत्र चट्टान के विद्युत गुणों से स्पष्ट रूप से अलग हैं। 3 आयामों में ढांचे के आकार को देखने पर प्रतिरोधता छवियां दिखाती हैं कि सामने का भाग जो जमीन के नीचे स्थित है, एक जहाज के आकार जैसा है जो सुव्यवस्थित है और गहरे ढांचे के डिजाइन के रूप में दिखाई देता है। ढांचा बनाने वाली सामग्री की प्रतिरोधता के मान जमीन के ऊपर और नीचे दोनों जगह एक जैसे हैं। यह दर्शाता है कि पूरी ढांचे की आकृति एक ही सामग्री से बनी है और यह सामग्री पानी के लिए अपेक्षाकृत अभेद्य है। यह एक कठोर पदार्थ है जिसने अपना आकार बनाए रखा है। साइट के किनारे के चारों ओर ऐसी संरचनाएं हैं जिन्हें रॉन ने जहाज की पसलियां माना था। स्कैन ने इससे भी अधिक उत्साहजनक प्रमाण दिखाए जितनी हम कभी उम्मीद कर सकते थे। उन्होंने दिखाया कि इन पसलियों को बनाने वाली सामग्री जमीन की सतह के नीचे भी जारी रहती है और जहाज के नीचे की ओर मुड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे एक पसली की लकड़ी से अपेक्षित होता है। पसलियों को बनाने वाली सामग्री की विद्युत प्रतिरोधता आसपास की मिट्टी की तुलना में अधिक थी और प्रतिरोधता का स्तर गहराई के साथ बदलता हुआ प्रतीत नहीं होता था। इस स्थिरता से यह संकेत मिला कि पसली बनाने वाली सामग्री का संगठन पानी से असमान रूप से संतृप्त नहीं हुआ था या सड़गल नहीं गया था। इसके बजाय यह सामग्री अब भी अपनी संरचना बनाए हुए प्रतीत होती है और पानी के लिए अपेक्षाकृत अभेद्य है। रॉन वाइट जहाज के पतवार के अंदरूनी हिस्से की ओर इशारा करते थे, जहां समान दूरी पर प्रोट्रूजन्स उभरे हुए हिस्से थे जो पतवार के बाहरी किनारे से जहाज के अंदर की ओर 90 डिग्री पर निकले हुए थे। उनका मानना था कि ये डेक जॉइस्ट्स हैं जो कभी किसी प्रकार की फर्श या छत को थामे हुए थे। स्कैन से पता चला कि ये प्रोट्रूजन्स भी उसी प्रतिरोधता के थे जैसे कि स्पष्ट पसली सामग्री की थी। स्कैन से यह भी पता चला कि ये प्रोट्रूजन्स पतवार के अंदर तक फैले हुए हैं और सीधे पास की पसली से जुड़े हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे रॉन ने विश्वास किया था। स्कैन से पता चलता है कि पतवार के आकार के भीतर 3 अलग अलग समतल सतहें हैं जो पतवार के अंदर की चौड़ाई में फैली हुई हैं। सबसे ऊपरी सतह एक ऐसी परत के रूप में दिखाई देती है जिसकी मोटाई लगभग 3.2 मीटर है, जो प्राचीन माप प्रणाली के अनुसार ठीक 6 क्यूबिट्स के बराबर है। मध्यप्रत की मोटाई 4.7 मीटर मापी गई है। सबसे निचले डेक की ऊंचाई फर्श से छत तक 7.8 मीटर मापी गई है, जो ठीक 15 प्राचीन क्यूबिट्स के बराबर है। जहाज की ठीक मध्य रेखा के साथ स्कैन में एक ऐसे क्षेत्र की पहचान हुई है जहां प्रतिरोधकता बहुत अधिक है, जो संभवतः एक खुला कक्ष हो सकता है।
इस कक्ष का निचला किनारा जहाज के डेक्स के सापेक्ष 35 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है और यह एक केंद्रीय सीढ़ी की तरह नीचे की ओर ढलान बनाता है, जहां यह ऊपरी, मध्य और निचले डेक्स को जोड़ता है। सीढ़ी के आधे रास्ते पर, ठीक उसी स्तर पर जहां मध्य डेक का फर्श है, सीढ़ी वाले क्षेत्र का कोण समतल हो जाता है और मध्य डेक के समान दिशा में आ जाता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वहां एक क्षैतिज लैंडिंग बनी हुई है। इसके बाद सीढ़ी के आकार वाले क्षेत्र के फर्श का कोण फिर से शुरू होता है और वह निचले डेक के फर्श की ओर नीचे की ओर ढलान बनाता है। एक और क्षेत्र जिसमें उतनी ही अधिक प्रतिरोधकता दिखाई देती है, मध्य डेक पर स्थित है और यह सीधे केंद्रीय सीढ़ी के आकार वाले क्षेत्र के बगल में है, जिससे यह जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र का निचला किनारा उसी ऊंचाई पर स्थित है जिसे मध्य डेक पर सीढ़ियों की लैंडिंग माना गया है। यह क्षेत्र चौकोर आकार का है और इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है। यह एक गलियारे के आकार का है और सीढ़ी के आकार के साथ 90 डिग्री के कोण पर स्थित है, ताकि यह मध्य डेक पर सीढ़ी की केंद्रीय लैंडिंग को जहाज के बाएं किनारे के बाहरी किनारे से जोड़ता है। गलियारे का आकार ही एकमात्र स्थान है जो जहाज के किनारे को भेदता है। इसका स्थान जहाज के केंद्र में है और यह सीधे मध्य डेक पर जहाज की केंद्रीय सीढ़ी की ओर जाता है, जो पवित्र बाइबल में वर्णित जहाज के द्वार के विवरण से मेल खाता है। एक दिलचस्प विशेषता जो ठोस सामग्री के एक पूरे टुकड़े और उन क्षेत्रों के बीच का अंतर दिखाती है जहां ठोस सामग्री खंडित हो गई है, वह 1960 के डायनामाइट विस्फोट के स्थान पर देखी जा सकती है। यह जहाज के बाएं किनारे पर किए गए विस्फोट का स्थान दिखाता है। डायनामाइट से हुआ नुकसान दिखाई देता है क्योंकि डायनामाइट के छेद के चारों ओर की सामग्री विस्फोट के कारण टूट गई है और वह अपने आसपास की सामग्री की तुलना में अधिक पानी सोख रही है। यह डायनामाइट छेद के आसपास के क्षेत्र को अधिक प्रवाहकीय बना देता है और स्कैन में यह क्षेत्र लाल रंग के रूप में दिखाई देता है। ये स्कैन निर्णायक रूप से दिखाते हैं कि यह स्थल कोई चट्टान का उभार नहीं है। यह एक ऐसी वस्तु प्रतीत होती है जिसमें मानव निर्मित होने के सभी प्रमाण दिखाई देते हैं। जब प्रतिरोधकता छवियों की तुलना रॉन वायट द्वारा किए गए रडार स्कैन के परिणामों से की गई, तो पाया गया कि इन संरचनाओं की स्थितियां जहाज के भीतर ठीक उन्हीं स्थानों पर थीं। यह चित्र प्रतिरोधकता छवियों के परिणामों को दिखाता है जिसमें इन दीवार संरचनाओं की पहचान की गई है और इन्हें रॉन द्वारा किए गए रडार स्कैन के परिणामों पर आरोपित किया गया है। 2019 में फिर से रडार स्कैन किए गए जिनकी वित्तीय सहायता हमने की थी, लेकिन हम वहां उपस्थित नहीं थे। उन्होंने सीधी रेखाओं की उपस्थिति भी दिखाई जो दीवारों के अनुरूप थीं और 90 डिग्री की रेखाएं जो कमरों के होने का संकेत देती थीं। हमें विश्वास है कि यह एक जहाज है, एक विशाल जहाज। इसका आकार और विशेषताएं जहाज जैसी हैं। यह अरारात पर्वतों में 6300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आंतरिक विशेषताएं ठीक वही माप दर्शाती हैं जो बाइबल में प्राचीन क्यूबिट 20.6 इंच के अनुसार दी गई हैं, जिसे बाद में रॉयल इजिप्शियन क्यूबिट कहा गया। अगर नोआ का जहाज मिल भी जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं है यदि वह हमारे विश्वास को मजबूत नहीं करता या किसी अविश्वासी को सत्य की जानकारी तक नहीं पहुंचाता। वह सत्य कि हमारे पास एक सृष्टिकर्ता है जो हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि हम उसके पास आएं और उसके पुत्र के लहू के द्वारा उद्धार पाएं। लेकिन यह लिखा है, आंख ने नहीं देखा, न कान ने सुना, न ही मनुष्य के हृदय में वह बातें आई हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की हैं।